हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली बार हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को कवर कर लिया था। इस बार इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के जो बचे हुए 3 पार्ट्स हैं हम उनको कवर करेंगे। जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स नहीं देखे हैं या फिर उनको नहीं मालूम है कि हमने उन पे वीडियो बना दी है, मैं इनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 4 के वर्ड प्रॉब्लम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से हमें इसमें गिवन है। एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ना वर्ड प्रॉब्लम्स देख करके ऐसा लगता है कि हमसे बहुत हार्ड चीज़ पूछी जा रही है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। सबसे पहले तो हमें समझना होता है कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भूखंड की क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई। काफ़ी चीज़ें तो क्वेश्चन ने हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखी हैं, यानी हिंट में गिवन है। जैसे एक आयतकार की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयतकार दिखता कैसा है। एक आयतकार कुछ इस तरह से देखिए, इस प्रकार की शेप में दिख रहा होगा। ठीक है। जिसमें ये इसकी लंबाई है यानी लेंथ, और ये इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ। ठीक है। तो एक आयतकार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? एक आयतकार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होता है। बताइए समझ में। अब इसका क्षेत्रफल तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई यही नहीं गिवन है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें यही वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इनकी एग्जैक्ट क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने हमें क्या दिए? एक छोटी सी हिंट दी है। तो उस छोटी सी हिंट से हमें क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी एक समीकरण बन के आएगी। उस समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा और फिर हम इनकी लंबाई चौड़ाई के एग्जैक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ने बोला है कि आयतकार का क्षेत्रफल कितना है। आयतकार का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और आयतकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयतकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था, लेंथ इनटू ब्रेथ। आप हिंदी में इसको लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। ये तो हमें क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ करके समझ में आया। अब जो क्वेश्चन की अगली लाइन है वो कह रही है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो ये क्वेश्चन जिसके साथ तुलना कर रहा है यानी कंपैरिजन कर रहा है, हम उसी को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो क्षेत्रफल की लंबाई है उसकी तुलना किससे हो रही है? उसकी चौड़ाई से। तो हम क्या करेंगे ना, हम लिखेंगे माना आयतकार की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर। ठीक है। तो अगर आयतकार की चौड़ाई एक्स मीटर है तो क्षेत्र इसका लंबाई कितनी होगी? लंबाई बोली है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मैं लंबाई लिखता हूं, लंबाई बराबर, लंबाई बोला गया है कि दोबारा पढ़ लेते हैं, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। तो चौड़ाई क्या थी? चौड़ाई एक्स थी, उसके दोगुने से एक अधिक यानी कि +1। तो लंबाई की वैल्यू क्या आई? 2x+1। ठीक है। तो अब हमारे पास लंबाई की भी वैल्यू है और चौड़ाई की भी वैल्यू है। अब इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले के अंदर इन दोनों वैल्यूज को हम सीधा इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं और इसकी एक समीकरण बना लेते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई की वैल्यू हमारे पास 2x+1 है और चौड़ाई की वैल्यू x मीटर है। तो लिख देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब लंबाई की वैल्यू कितनी है? 2x+1।
तो लिख दो 2x+1 और चौड़ाई की वैल्यू क्या थी, चौड़ाई की वैल्यू हमने x मानी थी, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अभी मीटर स्क्वायर को अभी इग्नोर कर सकते हैं, एंड में लगा देंगे। ठीक है, तो अब x की मल्टीप्लाई हमने 2x से कराई तो क्या बन जाएगा, 2x² बन जाएगा। x की मल्टीप्लाई हमने 1 से कराई तो 1x बन गया, बराबर 528। ठीक है, अब इनको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x² + x - 528 बराबर 0। ये हमारी क्या बन के आई, एक द्विघात समीकरण बन के आई। तो ये समीकरण बनने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा सर, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड में हम 528 की सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अगर हमने 528 की मल्टीप्लाई करी 2 से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8 2 16, 2 2 4 1 5 5 2 10 1056। अब ये भी जो आंसर आया, देखो इस आंसर का आपका क्वेश्चन से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको ये करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके माइंड में चलना चाहिए, या फिर आप अपनी रफ वर्क में कर सकते हैं। तो अब जब ये आंसर आया, हमें इस आंसर का यानी 1056 का क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। टू टू से काटते हैं, 2 5 जा 2 2 जा एंड 2 8 जा, 2 से काटते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से काटोगे तो 6 जा 6 जा, फिर 2 से काटोगे तो आएगा हमारे पास 3 3, फिर 3 से कटेगा ये तो 11 और हमारे पास एंड में आता है 11। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आए, हमारे पास फैक्टर्स आए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 11। अब हमें इन फैक्टर से पता क्या करना पड़ेगा, अब हमें इनके फैक्टर से ये बीच की वैल्यू बनानी है। पर इसकी बीच की वैल्यू यानी कि हमें इन फैक्टर से ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिन्हें अगर इक्वेशन में यहाँ माइनस लगाए तो इनको माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या होता, यहाँ पे माइनस की जगह पे अगर प्लस होता तो इनको प्लस करके हमें बीच की संख्या बनानी पड़ती। ठीक है, तो मैं इसको इतनी डीप में पहली बार बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पे हम सीधा सीधा डायरेक्ट ना अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हमें बीच में बनाना है क्या, हमें बीच में बनाना है एक्स। एक्स यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है 1। तो हमें इन फैक्टर से दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनसे हमारा आंसर क्या आ जाए, माइनस करने पे 1 आ जाए। देखते हैं कि क्या क्या ऐसी कौन कौन सी संख्या बन सकती है ऐसी। तो देखो देखो 2 की मल्टीप्लाई हमने 2 से कराई 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से कराई 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 से कराई 16, 16 की 2 से कराई तो 32। तो एक नंबर तो हमारे पास आ गया 32। अब 11 की हमने 3 से कराई तो क्या आ गया 33। और अगर हम 11 में से 33 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें 1 ही बनाना है। अब प्लस का 1 बनाना है तो 33 को आगे रखेंगे और 32 को पीछे रखेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं इसके, तो यहाँ लिख देते हैं। तो 2x² प्लस का साइन ऐसे रखा। अब ये जो बीच का है यानी 1, इसको हम तोड़ लेते हैं। इसको हम तोड़ेंगे 33 माइनस 32, ये वाला x यहाँ हमने बाहर रख लिया, -528 = 0। ठीक, अब इनके ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आंसर आया 32x - 528 = 0। अब क्योंकि अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि पहले ये सिर्फ 3 टर्म्स थी, अब यहाँ पे कितनी हो गई, अब यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई। अब इन चारों टर्म्स का क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पेयर बनाना है। तो इनके पेयर में और इनके पेयर में क्या, सबसे पहले पहले वाले पेयर में क्या कॉमन है, पहले तो वेरिएबल कॉमन x, फिर 2 का टेबल नहीं 2 का टेबल कॉमन, सॉरी सिर्फ x का टेबल, x ही कॉमन। तो x से निकाला हमने, तो इन दोनों में x कॉमन, तो क्या बचा 2x + 33। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, बचे हुए पेयर में बचे हुए पेयर में माइनस का साइन ये और माइनस का साइन ये, माइनस साइन कॉमन निकाल लो। ध्यान रखो जब भी आप माइनस का साइन कॉमन निकालते हो तो आपको जब ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करने पड़ेंगे। और इनके बीच में कौन सा टेबल कॉमन है, इनके बीच में 16 का टेबल कॉमन है। ठीक है, 16 का टेबल कॉमन बचा अंदर 2x + 33 = 0। ठीक है, अब हमारे पास दो ब्रैकेट बनी है, 2x + एक तो 33 का और एक x - 16 = 0 का। फिर बारी बारी से हमें 2x + 33
इक्वल्स टू 0 रखना है एक बार, और एक बार x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 रखना है। x की वैल्यू क्या निकल के आती है, एक बार तो आता है हमारे पास 16 और एक बार निकल के आती है हमारे पास माइनस का 33/2। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू x की माइनस में आएगी इस चैप्टर में हमें उसे इग्नोर करना है, ठीक है। और जो पॉजिटिव में आएगा हमें उसको आंसर में यूज़ करना है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 16 होगा, यानी कि हमने x किसे माना था, हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में x माना था किसे, x माना था चौड़ाई को। तो x की वैल्यू यानी चौड़ाई की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है, चौड़ाई की वैल्यू निकल के आती है 16 मीटर। आई बात समझ में। तो अगर चौड़ाई की वैल्यू 16 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई बराबर चौड़ाई की दुगनी से एक ज़्यादा, यानी 32 में एक जोड़ा यानी 33 मीटर हमारी क्या है, लंबाई, और चौड़ाई है 16 मीटर। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। चलिए, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट जिसमें क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वह संख्याएं होती हैं जो एक के बाद एक आती हैं, जैसे जैसे 1 2 3 4। ये क्या है, ये एक के बाद एक आ रहे हैं, तो ये क्या है, एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है कि अब इनमें से कोई भी दो हो सकता है, तो किन्हीं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। हमें तो नहीं मालूम कौन से दो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन्हीं क्रमागत संख्याओं को लेट कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे माना प्रथम क्रमागत पूर्णांक x है, ठीक है। तो दूसरा कौन कितना होगा, अब पहले वाले एग्जाम्पल में जो मैंने आपको दिखाया था उसमें मैंने क्या लिखा था, 1 2 3 4, ये क्रमागत है। आप क्या देख रहे हो कि जो दूसरी संख्या है वो पहले वाली संख्या से एक बड़ी है बस, ठीक है। तो अगर मेरी प्रथम संख्या x है तो दूसरी क्रमागत पूर्णांक क्या होगी हमारी, दूसरी क्रमागत संख्या हमारी x+1 होगी। बात आई समझ में। अच्छा, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगर हमारे पास ये दो क्रमागत संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, 306 के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली संख्या हमारे पास x और दूसरी हमारे पास x+1, इनका गुणनफल किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है, ठीक है। तो हमारी ये समीकरण बन रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई कराई तो क्या आएगा, x²। एक्स की 1 से कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू 306, ठीक। तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या बन के आई हमारे पास, एक समीकरण, ठीक। इस समीकरण को और सिंपल कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, x² प्लस x माइनस 306। अब इसका हमें गुणनफल करना है, तो गुणनफल करने के लिए हमें 306 की मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट से करानी पड़ेगी। तो x² का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 1 है, तो 306 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 306 ही वापस आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी हमारा आंसर आता है उसका हमें एलसीएम लेना पड़ता है। 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर किसे कटेगा 3 से, 3 5 जा 51 से, फिर 3 से काटो, 3 से कटा 7 जा, फिर क्या है हमारे पास 17, एक प्राइम नंबर है तो 17 का टेबल से ही जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो संख्याएं हैं हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, हम पे आया फैक्टर 2 3 3 17। अब इनसे हमें क्या बनाना है, हमें ऐसी दो संख्याएं बनानी है जिन्हें, इस इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब तो फिर इन दोनों संख्याओं को माइनस करके क्या बनाना है, बीच की संख्या, यानी बीच की संख्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन लिखी तो 1 मान लेते हैं, तो बीच की संख्या में 1 बनानी है। तो एक तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कराता है। एक नंबर तो बड़ा नंबर मुझे 17 दिख रहा है, तो मैं एक ब्रैकेट में 17 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर 2 2 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो दूसरी संख्या क्या बनी, 18। अब आंसर तो हमारा पॉजिटिव का जाना है, तो मैं करूँगा 18 माइनस 17 लिख दूँगा, ठीक है। तो दो संख्या मेरे पास ये है, तो अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, x² प्लस 18 माइनस 17
एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको अब आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब फिर से ये 3 थे पहले, 4 हो गए, तो दो दो का पेयर बना दो। इन दोनों में पहले वाले ब्रैकेट में, पहले वाले पेयर में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो क्या आएगा हमारे पास एक्स प्लस 18। दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस का साइन कॉमन, अगर माइनस साइन कॉमन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट के अंदर साइन बदलने पड़ेंगे। तो अब इसके अंदर कौन सी संख्या कॉमन है, 17 का टेबल कॉमन। 17 का टेबल कॉमन, तो क्या बचा हमारे पास, एक्स माइनस लगाते हैं हम, लेकिन क्योंकि माइनस बाहर रखा है तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, प्लस का। यहाँ पे भी एक्स प्लस 18 का ब्रैकेट बन जाएगा। ध्यान रखना गुणनखंड में दो ब्रैकेट हमेशा सेम बनते हैं, जो सेम ब्रैकेट बनते हैं उनका एक अलग से ब्रैकेट बना दिया जाता है, और जो ये बाहर वाले होते हैं इनका अलग ब्रैकेट बनाएंगे, एक्स माइनस 17 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार एक्स प्लस 18 इक्वल्स टू 0 और एक बार एक्स माइनस 17 बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू एक बार क्या आती है, माइनस का 18, और एक बार एक्स की वैल्यू क्या आती है, 17। तो हमें इस चैप्टर में एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यू आती है उसी को कंसीडर करना है। तो हमारा इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 17। ठीक है, एक्स की वैल्यू 17 यानी कि जो हमारी प्रथम संख्या है, जो हमने एक्स मानी थी, ठीक है, प्रथम क्रमागत पूर्णांक, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 17। तो अगली कौन सी, अगली कितनी होगी, अगली 17 से एक बड़ी, 17 से एक बड़ी यानी कि कितनी, 18। ठीक है, तो प्रथम संख्या 17 और अगली संख्या हमारी 18। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। आप एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक रेलगाड़ी वाला। ठीक है, ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, जो चैप्टर 4 में हर बार आपके पेपरों में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देना चाहता हूँ, वो है आपकी चाल का। ठीक है, चाल यानी कि स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में इसको लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा हमें ना इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। तो मैं अगर इसमें समय की वैल्यू निकालना चाहूँ तो समय की वैल्यू निकालने के लिए मैं समय उधर ले जाऊंगा और चाल को नीचे रख दूंगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली, ये इस फॉर्म का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। कुछ चाल होगी उसकी, उस चाल से वो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। यदि इसकी चाल, जो भी उसकी ओरिजिनल चाल थी, उसकी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे से अधिक समय लेती। ठीक है, तो मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरी एक स्पीड थी। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड, उस ओरिजिनल स्पीड से मेरे को मान लो कि जो ओरिजिनल टाइम लग रहा था वो 10 घंटे लग रहा था। ठीक, लेकिन जैसी मेरी स्पीड 8 किलोमीटर माइनस हो गई, तो अब मेरे को ना इसी डिस्टेंस को कवर करने में, क्योंकि स्पीड कम होगी तो मुझे अब क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब मेरे को टाइम 13 घंटे लग रहा है। तो मेरा ओरिजिनल टाइम और मेरा जो न्यू टाइम था, इनके बीच में कितने का अंतर आया है, इनके बीच में अंतर कितने का आया, 3 का है। कैसे निकाला हमने, T1 में से T को माइनस करा तो कितने का अंतर आया, 3 का। ठीक है, तो इसी लॉजिक का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जो चाल है, इसको चाल को मान लेते हैं। माना माना रेल गाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर क्या होगी, इसकी ओरिजिनल स्पीड होगी। तो ओरिजिनल स्पीड के अकॉर्डिंग ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा होगा, यानी ओरिजिनल समय कितना लग रहा है, ओरिजिनल समय लग रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है,
तो समय क्या लग रहा है हमारे पास, इसमें लग रहा है हमारा दूरी 400, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। दूरी कैलकुलेट हो गई हमारे पास 480 और चाल है x। तो ओरिजिनल समय में लग रहा है हमारे पास 480/x। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसकी चाल चाल बराबर अब 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है, यानी x-8 कर दी जाती है, तो अब जो समय लगने वाला है, वो समय बराबर कितना हो जाएगा, वो समय दूरी बटे चाल। ठीक है। दूरी तो अभी भी कितनी है 420 किलोमीटर ही जा रही है गाड़ी अभी भी। ठीक है, लेकिन चाल अब x-8 की लग रही है। ठीक है। तो अब ये है नया नया समय जो ट्रेन को लग रहा है ये डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है। और जो पुराना समय था वो कितना था, पुराना समय लग रहा था 480/x ये। ठीक। नया समय 480/x-8। ठीक है। तो जैसा हमने पहले समझाया था मैंने कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें दोनों समय का अंतर लेना है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों दूरी को तय करने में जो समय का अंतर आ रहा है वो कितने का, 3 घंटे का आ रहा है। ठीक है। तो 3 घंटे का अंतर लेना, 3 घंटे का अंतर है। तो T1 यानी T1 हमारे पास ये नया समय, और जो ओरिजिनल समय क्या था T-T, वो क्या है हमारे पास, डिफरेंस यानी का अंतर कितने का आ रहा है, 3 घंटों का। तो इसके नीचे हम समय लिख देते हैं 480/x-8 माइनस 480/x बराबर 3। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप डिनोमिनेटर्स को यानी कि हर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले हर की आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई x-8 से। फिर सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ आओ, नीचे इनकी मल्टीप्लाई करानी है, यानी 480 की मल्टीप्लाई x से। फिर अगर बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस साइन लगाओ, फिर आओ ऊपर की तरफ। ठीक। 480 की मल्टीप्लाई क्या करानी है, 480 की मल्टीप्लाई करानी है हमें x-8 से, बराबर 3 का 3। ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आया हमारा 480x 480x माइनस 480x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 480 की गुणा अगर हम 8 से कराते हैं, 64, 8 चौक 32 और 38, 3840 अपॉन में एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई कराई तो आएगा हमारे पास x², एक्स की 8 से कराई तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 8x। आई बात समझ में। चलो जी, अब यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई है तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, 480x प्लस का 480x माइनस का कट गया, ऊपर बचा हमारे पास क्या, सिर्फ और सिर्फ 3840 अपॉन में x² माइनस का 8x बराबर का 3। क्या करोगे अब जो ये डिनोमिनेटर में है यानी हर में है, इसको आप मल्टीप्लाई होने के लिए साइड भेज दो। ठीक है। तो 3840 बराबर 3 की गुणा x² माइनस 8x। ठीक। क्या आएगा हमारे पास, 3840 बराबर 3x² माइनस 24x। ठीक है। अब इसको बुला लो इस तरफ। ठीक। 0 बराबर 3x² माइनस 24x माइनस 3840। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इस समीकरण को छोटा बनाना है। ये पूरी समीकरण ना 3 से कट सकती है, तो मैं 3 से भाग दे देता हूँ ताकि समीकरण छोटी बन जाए। ध्यान रखना, जितनी छोटी समीकरण सॉल्व करोगे उतना आसान पड़ेगा, जितनी बड़ी समीकरण सॉल्व करोगे उतना हार्ड पड़ेगा। तो 3 से भाग देने पर हमारे पास जो नई समीकरण बन के आती है वो क्या आती है, 3 से भाग दिया तो ये बचेगा x² माइनस का 8x माइनस 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, 3 8 24 1280। ठीक है। ये हमारी नई समीकरण बन के आती है। अब इसमें क्या लगाना है हमें, इसमें हमें गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इस नंबर की हमें मल्टीप्लाई करानी है x² के कोफिशिएंट से। ठीक है। तो अब 1280 की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 मानते हैं।
तो 1280 वापस आ जाएगा। इसके फैक्टर करते हैं, 2 6 जा, इसके फैक्टर करते हैं 2 3 जा, 2 2 जा, फिर काटा 160, फिर काटा 80, फिर काटो कितना आएगा 40, काटते रहो ऐसे इनको जब तक एंड में 1 नहीं बच जाता। तो एंड में हमारे पास 1 आता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या बनाना है बीच में, अब भाई हमें ना दो संख्या बनानी है इनसे, और दो संख्याओं को माइनस करके क्या बनाना है, 8 बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बनाना पड़ेगा हमें। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 32, और ये कितना बन सकता है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 40, 40, 2 2 जा 4, तो एक तो हमारे पास 40 निकल के आया, 4 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, एक हमारे पास 32, तो 40 माइनस 32 8। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 40 माइनस दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 32 बराबर एक्स माइनस 1280। देखो अभी ना मैं ये ज़ीरो जो है, आप ज़ीरो को इधर राइट हैंड साइड में लगा सकते हैं, इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं ज़ीरो इस तरफ लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये समीकरण आई, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40, अब ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ये एक्स मिल जाएगा 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0, ठीक। अब इनका पेयर और इनके पेयर को सॉल्व करना है। पहले वाले पेयर में एक्स कॉमन, क्या बचा एक्स माइनस 40, दूसरे वाले पेयर में क्या कॉमन, दूसरे वाले पेयर में 32 का टेबल कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 40 इधर बचेगा, ठीक। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन, तो एक्स माइनस 40 का अलग ब्रैकेट और एक एक्स प्लस 32 का ब्रैकेट बराबर 0। तो हमारे पास एक बार x माइनस 40 बराबर 0 रखेंगे, और एक बार x प्लस 32 बराबर 0। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 32, और एक बार x की वैल्यू आती है 40। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस वाली, ठीक। तो इसी तरह से ये जो x की वैल्यू 40 आई है, ये क्या है, ये हमारी रेलगाड़ी की समान चाल ओरिजिनल वाली, ठीक। ये इसका रियल आंसर, जो आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। और जो उसकी हमने न्यू स्पीड निकाली थी ना 8 किलोमीटर कम करके, तो वो न्यू क्या थी, 8 एक्स माइनस 8, यानी कि 40 माइनस 8 बराबर 32 किलोमीटर पर आवर। तो एक आंसर 40 और एक आंसर 32 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लो आपके क्वेश्चंस को, ये सॉल्यूशन देख लो। अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारी वीडियो, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो है जिसमें हमसे पूछा गया कि रोहन की माँ उससे 36 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन रोहन का हो रहा है, रोहन की माँ का रोहन से हो रहा है। तो जिसका कंपैरिजन छः से हो रहा हो उसी को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रोहन की माँ का कंपैरिजन किससे हो रहा है, रोहन से। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना रोहन की आयु बराबर एक्स वर्ष, ठीक है। तो रोहन की माँ की एज कितनी होगी, रोहन की माँ की आयु बराबर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 वर्ष बड़ी यानी कि x प्लस 26, ठीक है। तो ये तो बनी हमारी स्टैंडर्ड परसेंटेज के बारे में। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष के बाद रोहन भी 3 साल बड़ा हो गया होगा। तो रोहन की आयु अगर x थी तो वो x प्लस 3 का हो गया होगा, और रोहन की माँ
जिनकी आयु थी x+26, वो भी 3 साल बाद उनकी भी एज कुछ बड़ी होगी, तो वो कितनी हो गई होंगी, x+29 की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 360 इनकी आयु का गुणनफल बराबर 360 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो गुणनफल तो हमने निकालते हैं। इसमें क्या आएगा, x का x से कराया तो x², और x का 29 से कराया तो 29x, फिर 3 का x से कराया तो कितना आएगा 3x प्लस का, फिर 3 की 29 से कराओगे तो कितना आएगा 29 इंटू 3, 9 3 या 27, 87 प्लस का 87 इक्वल्स टू 360। तो अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 29 और 3x कितने हो गए 32, x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। 360 को इधर बुला के ले आते हैं, तो x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 360 में से जब आप 87 को माइनस करोगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 15 8 7 273। तो x² प्लस 32x माइनस 273। ठीक है, तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ जाती है। अब इसमें क्या लगाना पड़ेगा, गुणनफल, इनका गुणनखंड करना पड़ेगा हमें। तो गुणनखंड करने के लिए 273 को x² के कोफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं। तो 273 की 1 से मल्टीप्लाई कराई तो 273 ही आएगा। तो 273 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये कटेगा 3 9 या 27, फिर इसे काटोगे 7 से 13 पे, और फिर ठीक है। अब हमें दो संख्याएं बनानी है जिन्हें माइनस करके, क्या करके, माइनस करके क्या बन जाए 32 बन जाए। तो 13 3 कितना होता है 39, और 39 में से हमने 7 माइनस करे कितना जाएगा 32। तो x² प्लस 39 माइनस 7 x माइनस 273 बराबर 0। x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। सॉल्व करते हैं इसको। इन दोनों में पहले वाले पेयर में x कॉमन है, तो x प्लस 39 पहले ब्रैकेट में, अगले वाले ब्रैकेट में माइनस का साइन कॉमन और 7 का टेबल कॉमन, फिर क्या बचेगा x माइनस 39 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है। अच्छा, जहाँ माइनस का साइन कॉमन लिया था तो अंदर ब्रैकेट के साइन बदल जाएंगे। ठीक है, तो x प्लस 39 का ब्रैकेट अलग और x माइनस 7 का ब्रैकेट अलग बराबर 0। अब x प्लस 39 को जैसे हम पहले करते हुए हैं, एक बार 39 को इक्वल्स टू 0 और एक बार x माइनस 7 को इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकलती है, एक बार माइनस का 39 और एक बार क्या निकल रही है x की वैल्यू 7। ठीक है, तो माइनस वाले नंबर को हमें इग्नोर करना है और जो प्लस का आंसर आ रहा है वो हमें क्वेश्चन का आंसर मानना है। तो इसका मतलब जो रोहन की आयु है वो कितनी है, रोहन की आयु है 7 वर्ष, और उनकी माँ की एज यानी उनकी माँ की आयु कितनी है, उनकी माँ की आयु क्या मानी थी हमने, x प्लस 26 थी। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे x प्लस 26, x की वैल्यू कितनी आई 7 प्लस 26 बराबर 33। तो ये रोहन की और रोहन की माँ की आयु। ठीक है, तो हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। Until then, keep practicing, keep learning. Thank you for watching.